नमस्कार, मैं अशोक व्यास, कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट तो अशोक व्यास और मेरे साथ जहाँ आप देख रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बीच में मैं हूँ। बल्कि दोनों के कारण जो बातचीत इन दिनों बढ़ निकली है, उसके पीछे दोनों के कारण नहीं कह के कनाडा के प्रधानमंत्री को विशेष रूप से अगर हम केंद्र में रखें और जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में एक वक्तव्य देकर एक खालिस्तानी समर्थक के हत्या पर भारत सरकार को जोड़कर जो भरी संसद में वक्तव्य दिया है, उसको देकर क्या स्थितियां बन गई हैं, क्या क्या उसके प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं, किस तरह से कनाडा और अमेरिका के संबंध फिर से सामान्य होंगे, कब होंगे, क्या क्या बातें इससे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे साथी जो स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर और विशेष करके आर्थिक दृष्टि से भी ध्यान रखे हुए हैं। राजेंद्र हर्ष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। तो आपका देखिए, हम सभी का हर मुल्क के साथ कोई ना कोई नाता है। आप कनाडा गए हुए भी हैं, आपकी पुत्री भी वहाँ है, उस नाते भी एक अलग ध्यान उस तरफ जाता है। जब आपने ये वक्तव्य सुना कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, तो इमीडिएटली क्या आपके मन में प्रतिक्रिया हुई? मेरे को सबसे पहले तो समझ में ये नहीं आया कि क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन इटसेल्फ में क्रेडिबल नहीं होता है, एलिगेशन है। और जब तक प्रूव नहीं हो तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। और एलिगेशन के साथ में क्रेडिबल लगा देना और एक ऐसा केस जिसमें अभी तक कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रखी नहीं गई है पुलिस द्वारा, एक ऐसा केस जिसमें अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या कहना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और उस समय क्रेडिबल एलिगेशन, जैसे क्रेडिबल एलिगेशन एंड पोटेंशियल लिंक, सो ये ऐसे शब्द है जैसे अपने हम महाराड़ी में हम कहते थे, एक तो गिड़गिंदो राजा थो के थो ही नहीं, something like that. This was some king, he was there or he was not there, we don't know, like that. So ऐसे चीज में एक कनाडा के प्रधानमंत्री का लोग उनकी जो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन है उसमें ये बोलना कि ये इंडिया की सरकार के एजेंट का उसमें हाथ है। अब एलिगेशन लगाने के लिए एक प्रधानमंत्री एलिगेशन लगाए, वो भी हाउस ऑफ कॉमन में, वो भी एक दूसरे देश के सरकार पर, और फिर ये एक्सपेक्ट करे कि वो उनको सहायता करेंगे ये प्रूव करने में कि उनका हाथ है इसमें। काफी हास्यास्पद सी बात लगती है। काफी हास्यास्पद सी बात लगती है। मतलब अच्छा, इसमें एक मिनट के लिए आपके साथ राजेंद्र जी ये सोचा जाए कि वो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह के जो निज्जर का बैकग्राउंड रहा है और उनकी जो उसकी जो फोटो आपने देखी हो AK-47 के साथ या जो भी हैं, और वो एक हिंसक रूप से सक्रिय होने के लिए और एक अलगाववादी ताकत भारत की दृष्टि से देखा जाए तो उसका समर्थन करने वाला एक मनुष्य, जिसके बारे में भारत सरकार ने पहले भी इनको कहा कि आप इनकी रोकथाम करें। और ये मैं बहुत संक्षेप में दोहरा दूं राजेंद्र जी, हमारे कुछ दर्शकों को शायद इस तरफ ध्यान न हो कि कुछ समय पूर्व ही मेरे ख्याल से G20 चल रहा था, उसके समानांतर ही उसके आसपास की ऐसी घटना हुई जिसमें उन्होंने खालिस्तान समर्थकों ने एक रैली निकाली। तो एक ट्रक के ऊपर, जैसे हम लोग शोभा यात्रा निकालते वक्त अलग अलग झांकियां निकालते हैं, तो उन्होंने एक बाकायदा ऐसी झांकी निकाली जिसमें कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के संबंध में जो दृश्य था, मतलब कोई कितना संवेदना शून्य होकर हिंसा को उकसाने के लिए सक्रिय हो सकता है। और कई भारत के राजनयिक जो थे उनके नाम के साथ में वो तख्तियां लगाकर उनको मारने वाली बात जो कही गई थी। पर ट्रूडो ने कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ऐसा कहकर उसको ऐसे ही जाने दिया। तो एक एक कॉमन सेंस के हिसाब से देखिए, कानून में प्रावधान क्या हो, लेकिन आप अपना यूज करेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है। सो वैसा कोई वक्तव्य भी नहीं आया उनका कि उनको अफसोस है या ऐसा कुछ है। आप कैसे देखते हैं? तो अगेन आप
उसको कनेक्ट करिए। इनके पिताजी भी नेतृत्व कर चुके हैं। भी ऐसे ही किया जी। पर मैं उसके पहले एक दूसरी बात कहता हूँ, ये जो हम सब कह रहे हैं ये जग जाहिर है और भारत ने कई बार कहा है, भारत ने 21 लोगों के नाम दिए और 2016 से दे रहे हैं जी। और सारा डोजियर दिया है, सारे सबूत दिए हैं, कोई क्रेडिबल एलिगेशन नहीं दिया है, क्रेडिबल एविडेंस दिए हैं। और वहां दिखाई दे रहा है उनके सामने, जिसके एविडेंस की जरूरत नहीं, कि पोस्टर लगे हैं हमारे डिप्लोमेट को मारने के लिए। वहां सामने उसको महामंडित किया जा रहा है, जो जिसने इंदिरा गांधी को मारा उसको महामंडित किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। ये तो सबको सामने दिखाई देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। जब वहां किसी को पूछा गया और उन्होंने ट्विटर में और उन्होंने जवाब दिया है कि एक प्लम्बर था निजात। अब आप समझिए, एक प्लम्बर को किसी देश का दूसरा प्रधानमंत्री क्यों मारने जाएगा? अगर अगर गया भी है, हाँ, ये भी एक लॉजिक है, बिल्कुल। मारा नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। पर आप खुद सोचो कि अगर आप ये बोलते हो कि एक प्लम्बर था, फिर कहते हो उस प्लम्बर को मारने के लिए एक दूसरे देश के एजेंट के हाथे, तो दूसरे देश के एजेंट खाली बैठे हैं, प्लम्बर को ही मारने जाएंगे। एक तो ये हास्यास्पद बात है। और आप पीछे जाओ तो 1983 में एक टेररिस्ट थे जिनके लिए एक्सट्रेडिशन के लिए इंदिरा गांधी ने इनको कहा, इनके पिताजी को, ट्रूडो के पिताजी को, और हमारी एक्सट्रेडिशन संधि है उनके साथ में, बीइंग ए कॉमनवेल्थ, सो दे शुड गिव अस दैट एक्सट्रेडिशन ऑफ दैट मैन। बट उन्होंने नहीं दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप कॉमनवेल्थ के मेंबर हो, लेकिन आप उतना रेस्पेक्ट नहीं करते हो ब्रिटेन की महारानी को जितना हम करते हैं, इसलिए हम आपको ये एक्सट्रेडिट नहीं करेंगे। That was the reason officially given. वही आदमी बाद में उसने 1985 में बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें एयर इंडिया के 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें से 200 बच्चे थे। और वो सारे के सारे न केवल इंडियन थे, कैनेडियन भी थे, लेकिन कैनेडियन हिंदू थे। ठीक है, मतलब इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन भी थे, पर वो हिंदू थे। उस पर उन्होंने रूल ऑफ लॉ ये कहने वाले आदमियों ने 35 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया, और ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया कि सारे छूट गए, किसी को सजा नहीं हुई। तो ये रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ कहां गया? दूसरा, अभी कुछ ही समय पहले फॉक्स हंट करके किसी का केस आया था, चाइना के ने किसी को मारा, अपने ही किसी को, जो कैनेडियन सिटीजन है लेकिन चाइना ओरिजिन के हैं, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलूची एक जो के हैं, जो वहां पर बलूचिस्तान से हैं और वो सपोर्ट करते हैं, वो वहां पर कैनेडियन सिटीजन है, उनको पाकिस्तान ने मारा अभी कुछ ही समय पहले, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं कहा गया। जब आपका रूल ऑफ लॉ उस समय कहां जाता है? और रूल ऑफ लॉ क्या ये हमें कैनेडियन का रूल ऑफ लॉ ये इजाजत देता है कि आप ऐसे पोस्टर लगाओ कि हम आपको जान से मार देंगे? अच्छा, उनका रूल ऑफ लॉ उसके हिसाब से इजाजत देता है, वो इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं। मैं एक मिनट के लिए थोड़ा बैक ट्रैक करता हूँ। और जो ट्रूडो भारत में G20 समिट में गए, और उसके पहले भी जो उनकी पहली यात्रा रही थी, उससे भी ये स्पष्ट होता था कि उनका और खालिस्तान की तरफ एक झुकाव है, और जिसको लेकर भारत और कनाडा के संबंध खास करके इनके नेतृत्व में और अधिक तनावपूर्ण रहे। पर हाल ही में G20 के बाद में उनका हवाई जहाज 2 दिन के लिए रुका रह गया, कुछ खराबी हो गई। बाद में अभी कुछ ऐसी खबरें आ रही कि पता नहीं वो ड्रग लेते थे, वो ड्रग का कुछ मामला था। खैर, उस बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ते हुए तो र्यूमर जैसी बात मान लेते हैं। लेकिन ये संदर्भ की इन्होंने ये बात प्रधानमंत्री के सम्मुख उठाई थी, उसका भी उल्लेख इनके संसद में मतलब पार्लियामेंट में इन्होंने जो अपनी कहा, उसके पहले कभी इन्होंने कहा नहीं। और अब इन्होंने ये भी कहा कि ये बाइडेन ने भी उठाई थी, उसके बारे में भी व्हाइट हाउस की तरफ से बहुत क्लियरली ऐसा नहीं कहा गया कि इस संदर्भ में कोई चर्चा हुई थी, बल्कि वहां पे तो सभी लोग भारत के G20 के सफलतापूर्वक नेतृत्व की और जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था उस सब को लेकर एक प्रशंसा कर रहे थे। अभी मैं थोड़ा दूसरे एंगल पे जा रहा हूँ, फिर वापस कनाडा की तरफ फोकस करेंगे। तो पूरे विश्व में भारत की एक ऐसी छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बन रही है, उसमें वो एक अलग प्रकार की शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, और कई बार चीन
का सामना करने के लिए जो पाश्चात्य देशों को एक विशेष वहां पर जो नेतृत्व की और राष्ट्र की आवश्यकता है, उस दृष्टि से भी भारत की एक महत्ता बढ़ी है। तो इन्होंने क्या कुछ सोचा होगा, अगर आप उनकी तरफ से सोच कर देखें? बिकॉज एक कॉमन लेमैन लॉजिक से सोचेगा तो उसको लगेगा कि ये कनाडा के हित में होने वाली बात नहीं है। तो क्या उनकी कोई बाध्यता है? आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? देखिए, इसमें एक दूसरा एंगल भी है, जो जियोपॉलिटिकल एंगल है। वो ये है कि कोई भी एक, उन्होंने देखा कि उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया और आज चाइना सामने खड़ा हो गया। जो चाइना हाँ हाँ करता था, वो आज उनको आंखें दिखा रहा है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि चाइना के सपोर्ट के लिए इंडिया खड़ा हो उनके साथ में। ठीक है, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी अपनाई कि भाई हम आपके साथ बात करेंगे, जो हमारे हित में होगा उसमें आपके साथ रहेंगे, और हम आपके साथ बंधे हुए नहीं है। बिल्कुल, वी आर नॉट टाइड। करेक्ट। हम हमारा देखेंगे, आप अपना देखो। आपको हमारी जरूरत है, हम आपको हेल्प करेंगे। जहां हमारे आपको जरूरत है बात करेंगे, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप अपने हिसाब से काम करिए, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इज दैट वी आर नॉट पाकिस्तान। आप हमको पैसे देते रहो और आप जो को हम कर ले, हमारी जमीन पे हम आपको कुछ भी करने दें, आप आओ और दूसरी जगह पे लड़ाई करो, हमको लड़ाई में डालो। वी आर नॉट गोइंग टू बी यूक्रेन, और वी आर नॉट गोइंग टू बी पाकिस्तान फॉर यू, that you use our land to fight your enemy. Okay. लेकिन हम इंटरनेशनल सद्भाव के हिसाब से, अब क्या हो रहा है कि जब एक दूसरी शक्ति और धीरे धीरे ऊपर आने वाली हो, तो उनको लगता है कि आज चाइना को तो हम इसको संभाल लेंगे, कल इंडिया एक बड़ी शक्ति बन गया तो हम क्या करेंगे। उसमें इंडिया के साथ में एक और इश्यू है। इंडिया की जो अभी तक की छवि है वो ये है कि इंडिया शांति प्रिय है। शांति प्रिय का मतलब है कि चुपचाप सुन लेता है। हाँ, नहीं, हमारे जितने युद्ध हुए वो पाकिस्तान ने शुरू किए, हमने नहीं शुरू किए। हमने बांग्लादेश को करवाया, विभाजन हुआ, इंडिपेंडेंस दिलवाई, लेकिन हमने उस पर राज नहीं किया। हमने उसको हमारा पिट्ठू नहीं बनाया, हमने उसको फ्री रखा। हमने ये नहीं कहा हमारे पास में छोटा सा नेपाल देश है, वो भी अगर चाइना जाता है तो जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम वी डोंट डू द आर्म टेस्टिंग। तो ये एक बहुत बड़ी छवि, और मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने जो ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप ली है, उससे उनको बड़ा खतरा हो रहा है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर तो है ही, और आने वाले समय में फाइनेंशियल पावर और मिलिट्री पावर हो गई तो हम कहाँ रहेंगे। आज अमेरिका कहाँ कम है, अमेरिका में बहुत इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर भी है, लेकिन सॉफ्ट पावर नहीं है। क्योंकि जिन्होंने भी देखा अमेरिका को, उन्होंने धोखा खाया। और अमेरिका हमको कहता है आपने अगर किया है तो नहीं किया, जाके मार दिया। आपने क्या ओसामा बिन लादेन को किसी दूसरी कंट्री में जाके मारा था। तो यही विलिंगटन साहब कहते थे कि ट्रांसनेशनल जो हमारा खतरा कहीं भी होगा तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपने पूरी की पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इराक हो। ठीक है, तो उनका जो एक छवि इतनी नहीं है इंडिया की सॉफ्ट, तो वो चाहते थे किसी तरीके से इंडिया की जो सॉफ्ट छवि है उस पर थोड़ी कमी आए और उसको थोड़ा मार्क लगे, थोड़ा दब्बा लगे। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, वो नहीं चाहते हैं कि तीसरा और इलेक्शन जीत जाए मोदी, पर उस मामले में तो बहुत गलती कर गए। लोगों का कहना है कि अगर, सॉरी आप बोलिए। हाँ, कुछ कहना नहीं, वो एक और जॉर्ज सोरोस का भी कुछ एक संदर्भ चलता है कि उनका $1 बिलियन है, वो कहाँ कहाँ जा रहा पता नहीं, पर उसके बारे में भी ठीक पता नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा संदर्भ बदल रहा था राजेंद्र जी। और ये जो 5 आइज पार्टनर्स हैं, जिसमें कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को कुछ अन्य जो इनके साथी हैं, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संभवतः अमेरिका की तरफ से हरदीप सिंह निज्जर जो वैनकूवर में था, उसके हत्या के संबंध में कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली हो, ऐसे कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगेन कोई क्रेडिबल एविडेंस जैसा उन्होंने कहा है, कोहेन ने जो ओटावा में एम्बेसडर है, ये तो उन्होंने कहा है कि हमने वो उनके साथ में शेयर किया इंटेलिजेंस। लेकिन आप समझिए, इंटेलिजेंस इज नॉट एन एविडेंस। इंटेलिजेंस हमने कहीं सुना, किसी ने कुछ कहा,
ऐसा कुछ हो सकता है। इंटेलिजेंस इज ऑलवेज फॉर द प्रिवेंशन। अच्छा, दूसरा जो वेगली मुझे याद आता है, आई एम स्लाइटली गोइंग बैक टू द वे इट वाज डिक्लेयर्ड इन द पार्लियामेंट बाय जस्टिन ट्रूडो। ऐसा लगता था कि ही वाज प्रीएम्प्टिंग सम न्यूज रिपोर्ट्स व्हिच ही गैदर्ड इज गोइंग टू बी देयर। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि प्रेस में आए तो मैं उसके बारे में कैनेडियन सिटीजन्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम सबकी सुरक्षा के लिए सतर्क हैं, वगैरह वगैरह। दैट ऑल्सो डजंट साउंड वेरी लॉजिकल, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं और आपको पहले से पता हो भी सकता है, एक आम आदमी को भी पता हो सकता है कि अभी ये र्यूमर चल रहा है, इस तरह की न्यूज़ आएगी। नहीं, सबसे ज्यादा मजेदार बात ये अशोक जी, ओटावा में अमेरिकन के मिस्टर कोहेन जो एम्बेसडर ये कहते हैं कि हमने ये होने के पहले ही उनको कुछ इंटेलिजेंस दी थी, होने के रोकने के पहले। लिए। हाँ। तो देन व्हाई डिड यू वांट टू स्टॉप इट? हम्म। अगर वो इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में आप हाउस ऑफ कॉमन में बोल सकते हैं आज की तारीख में, जो आपको मर्डर होने के पहले मिली, व्हाई डिड नॉट यू गिव हिम सिक्योरिटी? एंड व्हाई डिड नॉट यू टॉक एट दैट टाइम to Indian diplomats? We have got this information, what is happening? Number one. Number two, ये जो कहते हैं कि हमने इंटेलिजेंस मतलब इंटरसेप्ट बातचीत, तो किसी भी डिप्लोमेट का इंटरसेप्ट करना तो वियना के रूल के खिलाफ है। सब करते हैं, लेकिन ऑन पेपर ये तो इंटरनेशनल रूल के खिलाफ है कि आप किसी भी डिप्लोमेट की किसी को बातचीत को यू कैन नॉट इंटरसेप्ट एंड यू कैन नॉट ओवरहियर दैट। So, and intelligence is not an evidence. Intelligence is information, some information, on which you need to take some preventive action so something doesn't happen. अच्छा, अभी एक मिनट के लिए जो डिप्लोमेसी होती है या जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एकदम थोड़ा सा साइड में करके अगर हम एक कॉमन लॉजिक के हिसाब से बात करें, अगर आपको ये पता चलता है कि अमुक ग्रुप है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से कुछ करने वाला है ऐसा जो कि हमारे लिए बुरा है, हमारे को मतलब भारत हुआ, तो आपका लॉजिक क्या कहेगा कि आप वेट करते रहो कि वो तैयारी करेगा, फिर आएगा, फिर कहीं ना कहीं बम विस्फोट हो जाएंगे, या फिर आप कोशिश करोगे कि दैट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग? सिर्फ मैं कॉमन लॉजिक की बात कर रहा हूँ। कॉमन लॉजिक में एज एन एवरी इंडियन वांटेड ऑल दोस टेररिस्ट थ्रूआउट द वर्ल्ड wherever they are, those who have killed somebody else, those who are involved in 26/11 and Taj, those who Hafiz Maud, चाहे कोई भी हो, we should go and kill them. What Israel does, and when Israel does, where are all these persons? It is well known na, for Israel. Where are all these persons are there? And the important now thing which has come out, Bangladesh has asked an extradition of a murderer of Sheikh Mujib, which is still there in Canada. Is they are not giving them. Is that rule of law? और जब अगर ऐसा आप करोगे तो किसी और के पास में, और जैसे हमने कहा एक आम आदमी के हिसाब से हम बात करें, और चारा क्या है, और आप हमारे डिप्लोमेट को जान से मार देने की धमकी न केवल दे रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो बड़े बड़े, और हमले भी हो रहे हैं, वहां पे हमले भी हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, और आपने आज तक किसी को वहां पर सजा दी रूल ऑफ लॉ में जो मंदिरों पर जिन्होंने हमले किए? और वो उनके जो पन्नू जी हैं वो टीवी पे बोल रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि इंडियन हिंदू गो बैक टू इंडिया, विल किल यू। ऐसी चीजें जब बातें, तो फिर रूल ऑफ लॉ आपका कहाँ गया? और अगर यही सब आप करने वाले हो एंड यू आर गिविंग सेफ हेवन टू दीज पर्सन, दोज हु आर टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर्सन, द कंट्री हैज नो द चॉइस। जी राजेंद्र जी, समय की सीमा को देखते हुए 2-3 बातें और जल्दी जल्दी करें। उसमें से एक, जो कनाडा में विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को लेकर भी उनके और उनके परिवार वालों में चिंता है कि क्या कैसे होगा। आपको क्या लगता है उनके बारे में? नहीं, देखिए, जो स्टूडेंट है उनके पास तो इंडियन पासपोर्ट है, उनको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, और वहां जो नॉर्मल सिख हैं वो किसी के अगेंस्ट में नहीं है। ये कुछ लोग हैं कनाडा में, सिखों और हिंदुओं के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस कंटेक्स्ट में मैं बताऊं, आगे ये सोशल मीडिया पर कई जो वीडियोस चल रहे हैं उसमें से जो पन्नू ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भाई जो हिंदू कैनेडियंस हैं वो भारत जाओ वगैरह, तो कई सिख जो कनाडा के हैं उनके भी है भाई, आप
कौन होते हो कहने वाले, और हम हिंदुओं के साथ प्रेम से रहेंगे और आप घबराओ मत, और ये भी वीडियो और वो भी देखने वालों की संख्या बहुत अधिक है, उनकी कोई चिंता नहीं और है। दूसरा एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ क्विकली, और ऐसा लगता है कि कनाडा की जो सरकारी तंत्र है उन्होंने ऐसा मान लिया कि सिख इज इक्वल टू खालिस्तान समर्थक, विच इज नॉट ट्रू नाइदर इन कनाडा नॉर इन इंडिया। परसेंटेज बहुत कम लोगों का है, लेकिन ऑफ कोर्स वो वोकल है और उन्होंने मोबिलाइज कर दिया। नहीं, उनकी मजबूरी है जी, उनकी मजबूरी है। कनाडा का जस्ट फास्ट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, कनाडा का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें 400 लोग चाहिए किसी को नॉमिनेट करने के लिए, एंड टू बिकम ए नॉमिनेशन फॉर मेंबरशिप यू नीड टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट। सो दिस पर्सन्स हैव simple, just few person including a lot of money to the Trudeau's party, and they go to the Gurudwara and get the nomination done by tell everybody sign it. So then Trudeau got nominated, and then from the party now then he can fight. Like we have a preliminary elections, so he has got that importance with them, and he's is going by that. Another important person, another thing, this man Nijar who got murdered, he was Ravi Sharma. He went with the fake passport in 96, 98. He was rejected. Then he did the fake marriage. Again, he was rejected. And after that, he was given. So, a person who had a fake passport was rejected. Now his name is this. लीगली एक्चुअली वो कैनेडियन सिटीजन है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अभी उन्होंने कहा है, पहले कहा 2015 में हुआ, फिर कहा 2007 में हुआ, उनको मालूम नहीं है। अगर ऐसा कोई रूल हो तो उसको जो फेक पासपोर्ट पे जो आया, जिसको आपने रिजेक्ट किया, उसके अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लिया? इंडिया ने कुछ कहा, उस पर एक्शन नहीं लिया। तो विद इन योर कंट्री समथिंग इज डन समथिंग रॉन्ग, व्हाट एक्शन? दो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई जो है, उसमें एक जो प्रो खालिस्तानी फोर्सेस हैं, दे हैव लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्लाउट और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सो दैट इज व्हाट इज प्रॉबेबली किसी रूप में इनको इस तरह से वो परसुएट कर रहे हैं कि वो ऐसी बातें करें, ऐसा सोचें, या उन्होंने पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, एंड प्रॉब्ली देयर इज सम false understanding. Allow me to add another thing and then I would seek your comment. इस तरह से जो फाइव आइज को लेते हुए और अमेरिका का और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो जस्टिन ट्रूडो की बात है, तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या आपको लग रहा है, क्या अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, वो इस मुद्दे पर भारत के बारे में क्या धारणा रख रहे हैं? क्या कुछ आपने पढ़ा सुना है? आप तो जानते हैं, मीडिया से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, सारी कंट्रीज, they all work on shared interest, not on shared value. Democracy and all those only for saying something. They support all autocracies. They supported Pakistan. So there is the terrorism. There is nothing like that. So till they have a shared interest with India, nothing will happen. But for keep them Canada in a good mood, they'll say something and keep it on. तो व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कनाडा की कंसर्न को सीरियस कंसर्न बताते हुए भारत से उनके खुद के लोगों के लिए है। और आप पीछे देखो, बड़ी बात, इधर ट्रूडो बोल रहे हैं कि ये किया भारत ने, उधर जवाब कौन दे रहा है? फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं दे रहा है, हमारा MEA का एक ऑफिसर दे रहा है। सी द लेवल what India is taking them to them. Here the Prime Minister is talking, and here my reply is given by an MEA officer in a press conference. Neither Foreign Minister talking, and Foreign Minister is there in US. Yes. He's not giving reply. So that all usual business is going on, but to keep Canada and keep those liberal lobby happy, the things, all things that... हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया, तो एक तो ये बात है कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो कनाडा के लिए अच्छे नहीं होंगे, इस तरह से भारत के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। जो व्यवसायी लोग हैं, पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है कनाडा से दालों का होता है जो भारत लेता है, तो उनकी जो कई स्टेट्स हैं वो भारत के उस पर डिपेंडेंट हैं ऑन पल्सेस। जी, इंडिया विल गेट पल्सेस ऑन समवेयर एल्स, so there's not much, and India is not getting any technology. Another thing, there $35 billion of Canada's trust
has been invested there, now they can't take back. अच्छा, इसमें हाँ, एक और रेलेवेंट बात यह है कि जिस तरह का एक्शन भारत ने पहले कभी नहीं लिया था, जो निज्जर, ये कुलपतन सिंह पन्नन और जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं डिक्लेयर्ड रूप से, इनको भी भारत ने घोषित कर रखा है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई एनआईए की तरफ से हुई, जैसा कि पहले कभी सुनने में नहीं हुआ। वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब हाँ, पर इस बात को लेते हुए कुछ राजनयिक जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका कहना है कि अगर अगेन उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो कि आपकी बात को तायद करती है, मोदी है तो मुमकिन, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब जस्टिन ट्रूडो ने अगर उनको G20 के बीच में ये बात कही थी, तो उनको आवेश में आने की बजाय उसको कहना चाहिए था कि ला तू एविडेंस, मतलब आप एविडेंस दो, फिर उसको वो जांच करते। तो वहां पे उन्होंने जो एक धैर्य या एक शांत स्वरूप नहीं रखा। ऐसा एक अगेन ये कयास है, क्योंकि वो तो क्लोज डोर की बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या भारत को अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए था कनाडा को? नहीं, भारत ने तो अभी भी ऑफिशियली कहा है कि आप हमको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें, हम उस पर एक्ट करेंगे। अच्छा, ऑफिशियल स्टेटमेंट है एमईए का इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। What he told Modi, that they also agreed what he told Modi, what everybody told, that is there's some credible allegation is there. If allegation is, what do I do? You say you are being alleged. So tomorrow I alleged Trudeau to murder somebody. So what happened? अच्छा, तो हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ता है आप देख रहे हैं? स्पेशली अभी जो आने वाला गणतंत्र दिवस है अगले बरस का, उसके लिए बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको भी निमंत्रित किया गया है भारत की तरफ से। जी, पर उसमें तो अब ऐसा है कि बाइडेन साहब की हेल्थ कैसे रहती है, उतने देर खड़ा रह पाएंगे, परेड होने तक नहीं रह पाते हैं, उनकी हेल्थ का क्या इश्यू है, और ये इश्यू जो है कितना लंबा चलता है उस पर डिपेंड करेगा। पर उससे रिलेशनशिप में देखिए, जो रिलेशनशिप होते हैं कंट्रीज के, वो इन छोटी मोटी चीजों से नहीं होते हैं। इससे बड़ा तो यूक्रेन वाला किस्सा था। जी जी, बहुत बड़ा था इसके मामले, बहुत बड़ा था। ये तो कुछ भी नहीं है। एक आदमी जो टेररिस्ट घोषित था, जिसके साथ में रेड कॉर्नर वारंट इशू हुआ था इंटरपोल से, जिसके बारे में सब कुछ ये सामने दिखाई रहा है, उसके मर्डर का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं, तो आगे की बात है। तो अभी एकदम तटस्थ रूप से देखा जाए अगर, और निश्चित रूप से हमारा भारत के साथ संबंध होने के नाते भारत की दृष्टि को हम अधिक समझते हैं, पर जो अगर हम ऑब्जेक्टिवली भी देखते हैं, ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का जो अभी का आचरण रहा है, और हालांकि पहले का भी शायद कुछ कुछ इसी तरह का रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत गहनता से, गहराई से, सूझबूझ के साथ में ये वक्तव्य नहीं दिया है, और उस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए भी हानि की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को भी और खराब किया, और आने वाले समय में वो जीत के आए, इसकी चांसेस भी शायद कम हो गए। अब मैं इस बारे में इसी में अंत में यही कहूंगा कि एक कैनेडियन पत्रकार है, वो टीवी पे उनका इंटरव्यू सुन रहा था इसके साथ में, और मोजो पे उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने जब कहा ये सब, तो उसने कहा, देखो ट्रूडो क्या कहता है, क्यों कहता है, ये सोचने लगोगे तो आप पागल हो जाओगे। वो क्या करता है, क्यों करता है, कोई नहीं जानता है। वो उलट सुलट कुछ न कुछ करता है। इज वेरी अनस्टेबल पर्सन। दैट्स व्हाट ए कैनेडियन जर्नलिस्ट इज टॉकिंग अबाउट कैनेडियन प्रीमियर। और इनकी पार्टी के भी कई लोगों ने इस बात को लेकर अपना एक प्रकार से असहमति और रोष जैसा भी व्यक्त किया है। ऑफकोर्स अपोजिशन तो कर ही रहा है। हम कहीं ना कहीं ये आशा रखते हैं कि किसी रूप में मामला वहां पहुंचे जहां आम लोग जो हैं, चाहे छात्र हैं या व्यवसायी हैं, या उनके हिस्से आने वाली दिक्कतें कम ही रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और राजेंद्र जी, आपने इस ज्वलंत विषय पर पहले भी बहुत आपसे चर्चा हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे इस पे बात करके थोड़ा हमारे दर्शकों तक हम कुछ गरिष्ठ सामग्री पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपसे बात करते हमेशा अच्छा लगता है। बहुत तो ये जो अच्छा लगने वाला भाव है वो भारत कनाडा के बीच में भी पहुंच जाए, ऐसी कामना करते हुए फिर एक बार आप सभी का आभार, अनुमति दें, और